नागलोक के राजा वासुकी और राजा परीक्षित की कहानी। जब राजा बासिक रानी को रोता हुआ छोड़कर महल से दरबार पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि पृथ्वीलोक के राजा पारिक ने उनके नाम एक संदेशा भेजा है, जिसमें राजा पारिक ने अपने महल में राजकुमार होने की खुशखबरी जाहिर कर बताई है। संदेशे में लिखा था, प्रिय मित्र राजा बासिक, मुझे आपको बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि हमारी रानी ने एक सुंदर और साहसी राजकुमार को जन्म दिया है। जन्म कुंडली दिखाने पर राज्य के पंडितों ने बताया कि राजा काफी अच्छे नक्षत्रों में जन्मे हैं, इसलिए उनका नाम परीक्षित निर्धारित किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ओर से भी खुशखबरी जल्द सुनने को मिलेगी। हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार। आपका प्रिय मित्र राजा पारिक। ये समाचार सुनते ही राजा बासिक सुन्न रह गए, मानो एक शब्द ने उनके हृदय पर जैसे आत्मघाती हमला किया हो। राजकुमार के नाम से अब राजा बासिक की चिंता और बढ़ने लगी थी। दूसरी तरफ रानी किसी भी हालत में अपनी राजकुमारी को बचाना चाहती थी, जिसके लिए रानी ने मन ही मन एक योजना बनाई और अपनी सबसे भरोसेमंद बांदी नौकरानी को बुलाया और बोली, रानी बांदी से देखो बांदी, तुम्हें तो याद ही होगा जब मैं ब्याह कर इस राज्य में आई थी तब मेरे पिताजी ने तुम्हें हमारे साथ भेजा था ताकि तुम हमारी हर बात को आदेश मानकर उसका पालन कर सको और हमारा ख्याल रख सको। आज हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, तो इसमें मेरा साथ देना आपका कर्तव्य बनता है। बांदी हाथ जोड़कर, महारानी आप मुझे आज्ञा दे, मैं आपके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगी। रानी तो तुम हमारा एक काम करो, हमारी पुरानी सहेली शीला सेठानी को बुलाकर हमारे पास ले आओ और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि इसकी सूचना किसी और को न मिल पाए। बांदी, ठीक है रानी, आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें। कृपा आप थोड़ा अंधेरा होने की प्रतीक्षा करें, मैं आपकी सूचना शीला सेठानी तक अवश्य पहुंचा दूंगी। दोस्तों, शीला सेठानी और रानी बचपन की सहेलियां थीं। दोनों का पीहर एक ही था। दोनों ही सहेलियां राजा बासिक की नगरी में ब्याही गई थी, यानी दोनों का पीहर भी एक था और ससुराल भी। बस फर्क था तो सिर्फ इतना कि एक रानी थी और दूसरी सेठानी। अब जैसे ही अंधेरा हुआ तो बांदी तुरंत शीला सेठानी के पास पहुंच गई और बोली, सेठानी, महारानी पर बहुत ही बड़ी विपदा आन पड़ी है। उन्होंने आपको तुरंत महल में आने को कहा है। वार्तालाप के दौरान सेठानी को जैसे ही पता लगा कि यह कार्य काफी खुफिया है तो सेठानी ने बांदी को तुरंत वहां से जाने को कहा और बोली, रानी से कहना मैं थोड़े समय बाद महल में पहुंच जाऊंगी। बांदी ने तुरंत वापस आकर इसकी सूचना रानी को दी और बोली, रानी मैं आपका काम सकुशल कराई हूँ, थोड़ी देर में सेठानी आती ही होगी। अपनी मित्र की आने की सूचना सुन रानी काफी प्रसन्न हुई, क्योंकि केवल वही थी जो रानी की एकमात्र उम्मीद थी। करीब आधे घंटे बाद शीला सेठानी रानी के सामने हाजिर हो गई। अपनी मित्र शीला को देखकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। शीला सेठानी, क्या बात है बहन, आखिर ऐसा कौन सा दुख है जिसने तुम्हें इस कदर रोने पर मजबूर कर दिया? रानी रोते हुए, देखो शीला, तुम पहले मेरी अभागन कन्या को देखो। शीला सेठानी ने लड़की को देखा और बोली, बहन तुम्हारी राजकुमारी तो बहुत ही सुंदर है, किंतु इसमें रोने वाली क्या बात है? रानी ना चाहते हुए भी खुद को रोने से रोक नहीं पा रही थी, लेकिन कैसे ना कैसे रानी ने राजा बासिक की कही सारी बातें शीला सेठानी को बता दी और साथ ही यह भी बताया कि राजकुमारी को आज रात ही मारने का हुक्म दिया है। शीला सेठानी को भी यह बात सुनकर काफी धक्का लगा। फिर उसने आश्चर्य में रानी से पूछा, तो बहन मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ, बताओ। रानी, शीला, मैं चाहती हूँ इस लड़की को तुम अपने घर ले जाओ और वही इसका पालन पोषण करो और इसके बदले में तुम्हारे पास जो पालतू खरगोश है उसको मारकर उसकी दोनों आंखें निकालकर बांदी के हाथों मेरे पास पहुंचा दो, ताकि मैं राजा को दिखा सकूं कि यह हमारी ही राजकुमारी की आंखें हैं। शीला कुछ सोचते हुए, बहन समस्या तो काफी गंभीर है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपने पति रतन सेठ को भी इसमें शामिल करना होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी सहायता के लिए मैं अपने पति को अवश्य मना लूंगी। अपनी सहेली की सहायता मिलने से अब रानी को एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। रानी के गम के आंसू अब खुशी के आंसू में तब्दील होने लगे थे। रानी, तो ठीक है, मैं बांदी को भेजकर अभी सेठ जी को बुलवा देती हूँ। रानी ने बांदी को तुरंत रतन सेठ को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर बाद बांदी रतन सेठ को साथ लेकर महल आ गई और सेठ को रानी के सामने एक कुर्सी पर बैठा दिया।
अब रानी ने रतन सेठ को सारी योजना समझाई। एक ऐसी योजना सुन जो राजा के खिलाफ थी। रतन सेठ के पसीने छूटने लगे। वह काफी भयभीत हो गया और बोला, रतन सेठ रानी कृपा हमें क्षमा करें, हम इस मसले पर आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। यदि यह बात किसी को मालूम चल गई और दरबार में इसकी जरा सी भी भनक लग गई तो मुझे तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और साथ में मेरे पत्नी और बच्चों को भी। यदि राजा बासिक को इस षड्यंत्र की जरा सी भी सूचना मिल गई तो वह हमें कदापि क्षमा नहीं करेंगे। सेठ की इन बातों से रानी के आगे एक बार उम्मीदों ने फिर से घुटने टेकने शुरू कर दिए थे। लेकिन रानी कुछ भी करके सेठ रतन को अपनी ओर करना चाहती थी, क्योंकि उनकी मित्र शिला और रतन ही रानी की पहली और आखिरी उम्मीद थे। रानी रोते हुए, सेठ जी आप दोनों और बांदी के अलावा चौथा कोई नहीं जो मेरी सहायता कर सके। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम चार के अलावा इस योजना का किसी को भी मालूम नहीं चलेगा। कृपा आप मेरी सहायता कीजिए। शिला सेठानी से अपनी सहेली का इस कदर बार बार रोना देखा नहीं गया तो उसने भी अपने पति को खूब समझाया और बोली, आप चिंता न करें, हम चार के अलावा ये बात किसी पांचवें आदमी को पता नहीं लगेगी और अगर हम एक कन्या को बचा पाए तो इसमें भगवान भी हमारा भला करेंगे। रानी के आंसू देख अब सेठ रतन का दिल भी पसीजने लगा था। अंतिम रूप से सेठ ने रानी की सहायता करने की ठानी और कन्या को लेकर सेठ व सेठानी अपने घर की तरफ चल दिए। चून की खरगोश की आंखें लानी थी, इसलिए बांदी भी उनके साथ गई। क्योंकि राजा बासिक का महल में आने का समय हो रहा था तो बांदी तुरंत जाकर खरगोश की आंखें ले आई और लाकर रानी को सौंप अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद राजा बासिक महल में आए और देखते हैं कि रानी अपने सामने दो छोटी छोटी आंखें रखे हुए है और उन्हें देखते हुए लगातार रोती जा रही है। जब राजा ने रानी का हाल देखा तो उन्हें सच में यकीन हो गया कि रानी ने राजकुमारी को मरवा दिया है। राजा के दिल में रानी के लिए बहुत ही गहरा प्यार उमड़ आया। राजा बासिक ने जाकर रानी को गले से लगा लिया और कहने लगे, महारानी आप दुखी मत हो, भगवान ने चाहा तो अगली बार आप एक राजकुमार को जन्म अवश्य देंगी। दोस्तों, राजा बासिक व रानी की रात बहुत ही जले कटे शब्दों से कटी और सुबह हुई तो राजा ने दोनों आंखों को बहुत ही श्रद्धा से नदी में प्रवाह कर राजकुमारी का अंतिम संस्कार करवाया और अपने दरबार चले गए। इधर सेठ रतन और सेठानी शीला ने एक पंडित को बुलाकर कन्या का नाम संस्करण करवाया तो पंडित ने कहा, सेठ जी कन्या तो बहुत ही सुंदर है, इसलिए मैं इसका नाम निहालदे रखता हूँ। आप इस कन्या को दुनिया की नजरों से बचा कर रखना, इसे नजर भी लग सकती है क्योंकि यह कुछ ज्यादा ही सुंदर है। पंडित जी की बातों से सेठ व सेठानी काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने पंडित जी को दान दक्षिणा दी और पंडित जी वहां से चले गए। उधर राजा बासिक दरबार लगा अपने मंत्रियों और योद्धाओं को बुलाकर आगे की समस्याओं के बारे में विचार करने लगे। आखिरकार काफी विचार विमर्श के बाद राजा ने समस्या का निष्कर्ष निकाल लिया और एक पंडित को बुलाकर राजा पारिक के नाम एक संदेश लिखवाने लगा। प्रिय मित्र राजा पारिक, हमें जानकर अति प्रसन्नता हुई कि आपके महल में राजकुमार परीक्षित ने जन्म लिया है, किंतु मित्र आपको जानकर दुख होगा कि हमारे महल में एक मृत राजकुमारी ने जन्म लिया है। हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार। आपका प्रिय मित्र राजा बासिक। इतना संदेश लिखवाकर राजा बासिक ने एक दूत के हाथों पत्र राजा पारिक के पास पहुंचवा दिया। दोस्तों, भाग 3 में आप पढ़ेंगे कि क्या राजा बासिक को राजकुमारी के जिंदा होने की भनक मिलेगी, यदि हाँ तो राजा कौन सी सजा देंगे सेठ रतन और सेठानी शीला को और इन सब के परे रानी को। क्या राजा पारिक राजा बासिक के भिजवाए संदेश पर विश्वास करेंगे या है कोई ऐसा जो खोलेगा राजा पारिक के आगे राजा बासिक के सारे राज। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। राजा बासिक का दूत जब राजा पारिक के दरबार में पहुंचा तो सभा में मौजूद सभी जन काफी प्रसन्न हुए। दूत का जोरों शोरों से स्वागत किया गया। दूत भी राजा पारिक की स्वागत शैली से काफी प्रभावित था, लेकिन इस कार्यकुशलता के बाद उसके जेहन में अब एक डर जन्म लेने लगा था, उस झूठे संदेश का डर जो राजा बासिक ने राजा पारिक के लिए भिजवाया था। आखिरकार अब वह घड़ी आ चुकी थी जब राजा पारिक ने संदेशा पढ़ने का हुक्म दिया। जैसे ही एक पंडित ने संदेशा पढ़कर सुनाया तो राजा पारिक, मंत्रीगण व सभा में मौजूद सभी जन चकित रह गए। सभा में एक सन्नाटा सा छा गया। आखिरकार सब सोचने को मजबूर हो गए कि यह कब और कैसे हुआ। चूंकि दूत राजा बासिक के लोक से था, इसीलिए राजा पारिक ने सभा का सन्नाटा तोड़ते हुए कहा,
जब तक ये दूत हमारी नगरी में रुकना चाहे रुक सकते हैं, तब तक इनकी मेहमान नवाजी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और जब भी इनका जाने का मन हो खजांची को कहकर इन्हें अच्छी भेंट दें। दोस्तों, दूत को तो अतिथि गृह में भेज दिया गया, किंतु राजा पारिक इतने भी भोले और नासमझ नहीं थे कि वह केवल दूत के हाथों भेजे गए एक संदेश में पर विश्वास कर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। उन्होंने तुरंत अपने राज्य के ज्ञानी पंडितों को सभा में एकत्रित होने का हुक्म दिया। पंडितों को जैसे ही राजा का समाचार मिला तो वे सभी अपने अपने पोथी पुस्तक उठाकर दरबार में एकत्रित होने लगे। जो ज्यादा बुजुर्ग पंडित थे, यानी जो चल फिर नहीं सकते थे, उनके लिए पालकी की व्यवस्था की गई, क्योंकि ज्यादा बुजुर्ग पंडित ज्यादा बड़े विद्वान माने जाते थे। वे किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचने में समर्थ होते थे। चूंकि यह मसला काफी गंभीर था, इसलिए इसमें सभी की उपस्थिति काफी अहमियत रखती थी। जब सभी पंडित दरबार में एकत्रित हो गए तो राजा पारिक ने कहा, नमस्कार पुरोहितों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे राज्य को चलाने में आप जैसे विद्वानों की विशेष भूमिका रही है। जब जब हमारी नगरी में कोई संकट आया है, तब तब आप लोगों ने हर समस्या का समाधान निकाला है और हमें विकट से विकट परिस्थितियों से निकाला है। आज एक ऐसा ही संकट हमारी नगरी और हमारे स्वाभिमान पर आन पड़ा है। पंडित बताए महाराज, हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं। तो राजा पारिक ने राजा बासिक के साथ हुई मुलाकात और आज राजा बासिक द्वारा भेजे गए संदेश का सारा विवरण पंडितों को सुना दिया और बोले, तो आप अपने अपने पत्तरे खोलकर इस समस्या का पूरा विवरण मुझे बताए कि राजा बासिक अपने संदेश के माध्यम से कहाँ तक सच और कहाँ तक झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, उन दिनों पंडित ही एक ऐसा जरिया होते थे जो हर बीता हुआ कल व आने वाले कल के बारे में सही सही बता सकते थे। राजा की सारी कहानी सुनने के बाद सभी पंडित अपनी अपनी पोथी खोल अपने कार्य में जुट गए। अपने कार्य में जुटे हुए पंडितों को एक दिन बीत गया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर दूसरा दिन, आखिरकार तीसरे दिन की शाम सारे पंडित अपने अपने निर्णय पर पहुंच गए। सभी पुरोहितों ने अपनी अपनी जानकारी एक बुजुर्ग पंडित को बताकर कहा, आप हम सब में सबसे बड़े हो, यदि आप ही पूरी कहानी महाराज को अपने मुख से बताओ तो अच्छा रहेगा। बुजुर्ग पंडित ने सभी पुरोहितों की बात पर सहमति जताए और राजा पारिक से बोले, महाराज, राजा बासिक को आपसे कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी है तो सिर्फ इतनी कि उनकी रानी ने एक कन्या को जन्म दिया और आपकी रानी ने एक राजकुमार को। उनका मानना है यदि वह अपनी कन्या आपके राज्य में ब्याते हैं तो उन्हें लड़की वालों की तरफ से होने के कारण अपना सिर सदैव आपके सामने झुकाना पड़ेगा। इस अपमान से बचने के लिए उन्होंने उस कन्या को भी मरवाने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या जिंदा है और राजा बासिक की नगरी में ही उसका पालन पोषण किया जा रहा है। किंतु महाराज, राजा बासिक को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। महाराज, एक बात का ध्यान अवश्य रखना, नागलोक में जाकर अपनी पुत्रवधू को बल द्वारा पृथ्वीलोक पर लाने का निर्णय अपने जहन में कभी मत लाना, क्योंकि राजा बासिक नागों के देवता हैं और उनके पास बहुत बलधारी नागों का समूह है। वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आ सकता। राजा पारिक, तो क्या मेरी पुत्रवधू को नागलोक से पृथ्वीलोक पर लाने का कोई रास्ता नहीं है? बुजुर्ग पंडित, महाराज, इसका केवल एक ही रास्ता है। जब वह कन्या 18 वर्ष की हो जाएगी तो राजा बासिक को कोढ़ नामक एक रोग निकलेगा। कोढ़ एक भयंकर रोग होता है जिसमें शरीर धीरे धीरे गलने लगता है। उस रोग को ठीक करने के लिए राजा बासिक को नागलोक में कहाँ भी दवा नहीं मिलेगी। वे इस रोग से तभी स्वस्थ हो पाएंगे जब उनकी कन्या निहालदे पृथ्वीलोक पर स्थित भालरा नामक कुएं के पानी से राजा बासिक को स्नान कराएगी। केवल यही एकमात्र उपाय है जिससे राजा बासिक को रोग से निजात पा सकते हैं। इसीलिए महाराज, कृपा उस कन्या को 18 वर्ष की होने दें। जब वह भालरा कुआं पर आएगी तो राजकुमार परीक्षित वहां से उसे जबरदस्ती भी ला सकते हैं और दूसरा इसका कोई रास्ता नहीं। इतनी बात कहकर सभी पंडित अपने स्थान से उठ खड़े हुए और बोले, महाराज, अब हमें जाने की इजाजत दें। राजा पारिक ने सभी पंडितों को भारी दक्षिणा देकर विदा किया और आने वाले 18 वर्षों के बारे में सोचने लगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ की कहानी को थोड़ा विराम देकर राजा बासिक की नगरी की ओर चलते हैं। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया, फिर 5 वर्ष, फिर 10 वर्ष और एक दिन ऐसा भी आया जब निहालदे 18 वर्ष की हो गई। एक दिन राजा बासिक अपने घोड़े पर सवार होकर नगरी के बाजार की सैर कर रहे थे तो अचानक रतन सेठ की हवेली की छत पर राजा की नजर जाती है तो राजा को एक अचंभित करने वाला दृश्य दिखाई पड़ता है।
उन्होंने देखा आज आसमान से 2 सूरज निकले हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर राजा को पता लगा कि एक नौजवान रूपमती लड़की छत पर अपने केस सुखा रही है। लड़की इतनी सुंदर थी कि मानो उसका रूप सूरज के समान खिल रहा हो। राजा बासिक उसकी सुंदरता पर इस कदर मोहित हुए कि उन्होंने मन ही मन उससे विवाह करने का निर्णय कर लिया। राजा बासिक इस चीज से बिल्कुल अनजान थे कि जिससे वह विवाह करना चाहते हैं वह उन्हीं की पुत्री है। दोस्तों, सत्य का जमाना था और उस समय पाप की सजा बहुत भयंकर मिलती थी, तो राजा बासिक को उसी समय शरीर में खुजली चलना शुरू हो गई जब उन्होंने अपनी ही पुत्री से विवाह करने का निर्णय लिया और महल पहुंचते पहुंचते खुजली इतनी तेज हो गई कि राजा पागलों की तरह पूरे शरीर को खुजलाने लगे। यही वह वक्त था जब राजा बासिक कोढ़ नामक रोग की गिरफ्त में आ चुके थे। अब राजा का शरीर धीरे धीरे गलने लगा था। रोग ने राजा को चारों तरफ से घेर लिया था। एक से एक नामी वेद हकीमों को बुलाया गया, सभी ने अपनी अपनी दवाएं भी दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर सब विफल होने के बाद राजा ने राज्य के सभी ज्ञानी पंडितों को सभा में एकत्रित होने का हुक्म दिया। जब सभी पंडित सभा में एकत्रित हो गए तो राजा बासिक ने कहा, पंडितों, अपनी अपनी पोथी खोलिए और अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए और मुझे बताइए कि मैं इस भयंकर बीमारी की गिरफ्त में कैसे आया जो दिन रात मेरे पूरे शरीर को खाए जा रही है, और इसका क्या उपाय है। राजा का हाल देखकर पंडित भी काफी चौंक गए। फिर वे अपनी अपनी पोथी खोलकर बैठ गए। निष्कर्ष पर पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो गई। वे सभी समस्या की जड़ तक तो पहुंच गए, किंतु कोई भी पंडित कुछ बोलता ही नहीं। वे सब राजा के खिलाफ उस षड्यंत्रकारी योजना को बताते हुए काफी डर रहे थे जो उनकी रानी ने बनाई थी। काफी वक्त गुजरने के बाद जब किसी भी पुरोहित के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला तो राजा बासिक काफी गुस्से में आ गए और बोले, क्या हो गया? क्या तुम्हारी विधा अब विफल हो गई? क्या अब हम तुम्हें राज्य के ज्ञानी पंडितों की उपाधि देना बंद कर दे? फिर भी किसी पंडित के मुंह से कोई आवाज न निकली। फिर राजा बासिक ने कहा, तो ठीक है, आज आप सब अपने अपने घर जाए और इस समस्या पर विचार कीजिए। यदि कल तक आप लोगों ने मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी तो याद रखना, मैं आप सभी को फांसी पर चढ़ा दूंगा। राजा के मुख से ऐसे कथन सुनने के बाद सभी पंडित डरते डरते अपने घर चले गए। घर जाकर पंडितों ने चौपाल में एक सभा आयोजित की और उनमें से एक ने कहा, देखो भाइयों, यदि हम राजा को सही बताएंगे तो भी मारे जाएंगे और नहीं बताएंगे तो भी मारे जाएंगे। आखिर हम करें तो क्या करें? फिर सभी पंडित एक बुजुर्ग पुरोहित के चरणों में गिर कहने लगे, दादा, आप हम सभी से विद्वान हैं और बुजुर्ग भी, कृपा आप ही कोई हल निकाले। अपने सामने इतने सारे भयभीत चेहरों को देखते हुए बुजुर्ग पंडित ने कहा, तो ठीक है, कल मैं बताऊंगा राजा को सारा सत्य। यदि राजा को दंड देना होगा तो मुझे दे देंगे, वैसे भी मेरी तो अब उम्र हो गई। तुम सब कल दरबार में मेरे पीछे बैठ जाना और सारा काम मुझ पर छोड़ दो। दोस्तों, आगे आप पढ़ेंगे जब राजा बासिक को सत्य का पता लगेगा तो क्या प्रतिक्रिया होगी उनकी। आखिर क्या सजा देंगे राजा रानी को इस षड्यंत्र की, या फिर राजा अपना लेंगे अपनी राजकुमारी निहाल दे को। लेकिन इन सब के बाद आखिर वो कौन सा कदम था जो राजा पारिक राजा बासिक के उस झूठे संदेशे पर उठाने वाले थे? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। अगली सुबह सभी पंडित अपनी अपनी पोथी पुस्तक ले और बुजुर्ग पंडित को पालकी में बैठाकर राजा बासिक के दरबार की ओर चल दिए। दरबार का समय हुआ और चौपाल पर जैसे बुजुर्ग पंडित ने समझाया था उसी प्रकार सारे पंडित उनके पीछे बैठ गए। चूंकि बुजुर्ग पंडित सबसे अधिक ज्ञानी थे, इसीलिए उन्हें ऊंचे स्थान पर बैठा दिया गया। अब जैसे ही राजा बासिक दरबार में उपस्थित हुए तो सभी पुरोहित आदर सम्मान से खड़े हो गए। राजा ने अपनी गद्दी पर विराजमान होने के बाद सभी को बैठने का आदेश दिया। राजा बासिक, हाँ तो पुरोहितों, हमें बताएं आपने अपनी विद्या से क्या ज्ञात किया है? हमें कौन सा रोग हुआ है और इसके होने का क्या कारण है? बुजुर्ग पंडित हाथ जोड़ते हुए, महाराज, हमें आपको बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि आपको कोढ़ नामक रोग हुआ है, जिसके पीछे एक लंबी कहानी छुपी हुई है। राजा बासिक, कहानी? कौन सी कहानी? बुजुर्ग पंडित, महाराज, गलती माफ करें, किंतु आपने अपनी ही पुत्री को गलत नजरों से देखा है और उसके साथ संभोग करने का मन में विचार किया है, इसीलिए आपको इस भयंकर रोग ने अपनी गिरफ्त में लिया है। राजा बासिक गुस्से में, ठहर जाओ पंडित, आपका अगला शब्द हमें आपको फांसी की सजा का हुक्म देने पर विवश कर सकता है।
यदि आप हमसे उम्र में बड़े ना होते तो हम अभी आपकी गर्दन धड़ से अलग कर देते। बुजुर्ग पंडित, लेकिन महाराज सत्य यही है और इससे आप दूर नहीं भाग सकते। राजा बासिक, किंतु मूर्ख पंडित, ये तो समग्र नागलोक जानता है कि हमारे कोई पुत्री ही नहीं है। बुजुर्ग पंडित, क्षमा करें महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं, क्योंकि इसका उत्तर आपको केवल महारानी ही दे सकती हैं। और हाँ महाराज, मेरी बातों पर संकोच मत करना, क्योंकि यह रत्ती भर भी गलत नहीं है। पुरोहितों की बातें अब राजा को धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। राजा को खुद के खिलाफ एक भयंकर षड्यंत्र की महक आने लगी थी, जिसका जवाब केवल रानी के पास था। पुरोहितों की सारी बातें सुनने के बाद राजा बोले, तो इस रोग से निजात पाने के लिए हमें क्या करना होगा? बुजुर्ग पंडित, महाराज, आप अपनी जिस पुत्री को नकार रहे हैं केवल वही आपको इस रोग से निजात दिला सकती है। आपकी पुत्री यानी राजकुमारी को अकेले ही पृथ्वी लोक की यात्रा करनी होगी, जहां एक झालरा नामक हुआ है। यदि राजकुमारी उस कुएं से एक मटका जल लाकर आपको स्नान करा दे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, अन्यथा आप जो मर्जी दवा करवा ले, आपका ये रोग कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि नागलोक पर इसका कोई उपचार नहीं। अचानक राजा बासिक के दिमाग में कोई विचार आया और वह खड़े होकर महल की ओर चल दिए और वहां जाकर रानी से बोले, महारानी, हम जो भी आपसे पूछेंगे उसका हमें सत्य में जवाब चाहिए, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। राजा के मुख से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर रानी घबराने लगी थी। उनके मन में यह विचार उत्पन्न होने लगा था कि कहीं महाराज को राजकुमारी के विषय में मालूम तो नहीं चल गया, जो कि आगे सही साबित होने वाली थी। रानी घबराते हुए, कहिए महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं? राजा बासिक, रानी, क्या हमारे कोई पुत्री भी है? ये प्रश्न सुनते ही रानी के हाथ पैर कांपने लगे और वह घबराते हुए बोली, थी महाराज, किंतु आपने उसे जन्म लेते ही मरवा दिया था, क्या आप ये भूल गए? राजा बासिक, रानी, हमने आपसे पहले ही कहा था, यदि आप हमसे झूठ बोलने की कोशिश करेगी तो परिणाम बुरे होंगे। हमें अभी इसकी सूचना हमारे राज्य के पुरोहितों ने दी है और आप जानती हैं कि हमारे राज्य के पुरोहित कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए सत्य क्या है हमें बता दीजिए। रानी शांत खड़े होकर राजा से नजरें चुराने लगी। रानी को चुपचाप खड़ा देखकर राजा बासिक को समझने में ज्यादा समय न लगा कि रानी ने जरूर उनके खिलाफ एक साजिश रची है। रानी, महाराज, मैं आपको इसका कोई जवाब नहीं दूंगी। आप चाहे तो मेरी गर्दन धड़ से अलग कर सकते हैं या मुझे कोई और सजा भी दे सकते हैं। मैं कोई भी सजा कबूलने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनते ही राजा बासिक की आंखों से आंसू बहने लगे और बोले, रानी, भला मैं एक दुखियारा आदमी किसी को क्या सजा दे सकता हूँ? मुझे तो अपनी ही जिंदगी की डोर टूटती नजर आ रही है। रानी, केवल आपकी सहायता से ही हम इस रोग से निजात पा सकते हैं। यदि आपने हमसे कोई बात छुपाई है तो कृपा हमें बता दीजिए। हम पुरानी सभी बातों को भूलने के लिए तैयार हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप किसी भी सजा की भागीदार नहीं होंगी। फिर राजा बासिक ने पंडितों के साथ दरबार में हुई सारी वार्ता रानी को बता दी। रानी, किंतु महाराज, यदि आप स्वस्थ होने के बाद अपनी बात से मुकर गए तो क्योंकि मैं अपना साथ देने वाले किसी भी साथी को सजा का भागीदार नहीं बनने दूंगी। राजा बासिक, रानी, हम आपको वचन देते हैं, हम आपको और आपका साथ देने वाले को किसी भी सजा का भागीदार नहीं बनने देंगे, बल्कि उनके प्रति आदर सम्मान का भाव भी रखेंगे। दोस्तों, पहले के समय एक वचन का बहुत बड़ा मान होता था। यदि कोई उस वचन को तोड़ता या उस वचन से मुकरता था तो वह बहुत भयंकर कष्टों से गिर जाता था, इसीलिए पहले के लोग अपनी बातों से मुकरते नहीं थे। कोष्टक। रानी, तो ठीक है महाराज, पहले आप मुझे वचन दीजिए, तब मैं आपको सारा सत्य बता दूंगी। राजा बासिक, आका चुक्यू, बाका चुक्यू, तेरा वचन चुक्यू तो धोबी के कुंड में कंकर होकर सुको। यह मंत्र के रूप में एक वचन होता था। रानी, ठीक है महाराज। और फिर रानी ने शीला सेठानी, रतन सेठ, बांदी और खुद रानी चारों ने मिलकर जो योजना बनाई थी वह सारी राजा को सुना डाली और कहा, आज हमारी राजकुमारी 18 वर्ष की हो चुकी है और मेरी सहेली शीला सेठानी की हवेली में रहती है। रानी की बात सुनने के बाद राजा सोच में पड़ गए और अपने माथे पर थप्पी मार कहने लगे, यानी हमारे पंडित बिल्कुल सही कह रहे थे। फिर राजा को वह दृश्य याद आ गया जब वे रतन सेठ की हवेली के आगे से गुजर रहे थे और हवेली की छत पर एक खूबसूरत कन्या अपने के सुखा रही थी। राजा को अपनी गलती का एहसास अब हो चुका था। राजा ने अपने आंसू पोंछते हुए प्रसन्नता के मुख से रानी से पूछा, रानी, आपने हमारी राजकुमारी का नाम तो बताया ही नहीं।
रानी महाराज पंडितों ने उसका नाम निहालदे रखा है। राजा वाह जैसी हमारी राजकुमारी सुंदर वैसा ही उसका नाम अति सुंदर। राजा बासिक ने अपने वचन अनुसार ढोल नगाड़ों व बैंड बाजों के साथ राजकुमारी और सेठ सेठानी का महल में भव्य स्वागत किया। दोस्तों अब नागलोक में तो बहुत खुशियां मनाई जा रही थी। आदर भाव व अभिवादन किए जा रहे थे। शीला व रतन सेठ का बहुत बड़ा सत्कार किया जा रहा था। रानी अपनी निहालदे पर बहुत लाड प्यार लुटा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीलोक के राजा पारिक के दरबार में अभी भी सन्नाटा छाया हुआ था। राजा पंडितों से विचार विमर्श कर रहे थे कि हमारा परीक्षित 18 वर्ष का बालिक हो चुका है, अब हमें आगे क्या कार्यवाही करनी चाहिए। उनमें से एक पंडित ने अपनी राय देते हुए कहा, महाराज हमारे विचार से तो अब वह वक्त आ चुका है जब राजकुमार परीक्षित को सारी बातें बता दी जाए। राजा पारिक भी इस निर्णय से सहमत हुए और राजकुमार परीक्षित को सभा में बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद राजकुमार परीक्षित सभा में उपस्थित होते हैं और राज्य पारिक पुरोहितों और मंत्रियों का अभिवादन करते हुए अपने आसन पर बैठ जाते हैं। परीक्षित कहिए महाराज, हमें सभा में याद करने का कारण क्या है। राजा पारिक पुत्र, हम काफी वक्त से आपको एक बात बताना चाहते थे, किंतु हम सही समय का इंतजार कर रहे थे और हमें लगता है आज वह सही समय आ गया है, इसलिए आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। परीक्षित अवश्य पिताजी। महाराज कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। फिर राजा पारिक ने राजकुमार परीक्षित को नागलोक के राजा बासिक से हुई उस मुलाकात और उनके बीच हुए वादों की बातों की सारी गठरी राजकुमार परीक्षित को सुना दी और बताया कि कैसे अब राजा बासिक अपने वादे से मुकर रहे हैं, किंतु हमें वही पुत्रवधू चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आने वाले वक्त में लोग हम पर हंसे और हमें ताना दे कि राजा पारिक नागलोक वालों से डर गया, इसीलिए अपने राजकुमार की शादी कहीं और कर रहा है। इसलिए पुत्र, अब समय आ गया है जब आप हमारी पुत्रवधू को अपने महल में लेकर आएं। इतना कहकर राजा अपने सिंहासन से खड़े होकर वहां से चले गए। राजा पारिक के वहां से जाने के बाद राजकुमार परीक्षित ने पंडितों से आग्रह किया और बोले, कृपा आप मुझे बताएं कि मैं राजकुमारी को नागलोक से कैसे ला सकता हूँ। पंडित राजकुमार, राजा बासिक को एक कोढ़ नामक रोग हुआ है जिसकी असहनीय पीड़ा उनसे सही नहीं जा रही। समस्त नागलोक के ज्ञानी वेद हकीम भी इसका इलाज नहीं कर सकते। राजा बासिक केवल तभी स्वस्थ हो सकते हैं जब राजकुमारी निहालदे पृथ्वीलोक पर स्थित झालरा नामक कुएं से एक मटकी पानी ले जाकर अपने पिता को स्नान करा दे, अन्यथा वे इस रोग से कभी निजात नहीं पा सकते। और यही वह क्षण है जब राजकुमारी पृथ्वीलोक पर पानी भरने आएगी। वहां से आप राजकुमारी को राजी राजी ना तो गैर राजी ला सकते हैं। और हाँ, गलती से भी नागलोक जाने का निर्णय मत करना, क्योंकि वहां एक से एक बलधारी नाग योद्धा है जो आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। परीक्षित, किसी स्त्री के साथ अप्रिय व्यवहार करना मेरे संस्कारों में नहीं है, किंतु मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ। अब आगे का काम आप लोग मुझ पर छोड़ दीजिए और किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए और पिताजी से कह दीजिएगा कि हम उनकी पुत्रवधू को साथ लेकर ही लौटेंगे। दूसरी सुबह राजकुमार परीक्षित अपने साथ एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी ले झालरा नामक कुएं पर पहुंच गए और वहीं पर अपना तंबू लगाकर डेरा डाल लिया और निहालदे की आने की प्रतीक्षा करने लगे। दोस्तों, अगले भाग में आप पढ़ेंगे कि क्या राजकुमार परीक्षित राजकुमारी निहालदे को अपने साथ लाने में सफल हो पाएंगे। यदि हाँ, तो राजा बासिक कभी कोढ़ रोग से स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। आखिर क्या निकलेगा। इन सब का परिणाम इंसानों और नागों के बीच एक भयंकर युद्ध या बचा था अभी कुछ हिस्सा जो कल्पना के परे था। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। अगले भाग की नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये भाग कैसा लगा, ताकि अगले भाग हम जल्द से जल्द प्रकाशित करें। धन्यवाद।